सीएम केसीआर ने कहा है कि भारत की आजादी को 75 साल हो गए हैं और सीएम केसीआर कहा है कि 75 साल बाद भारत के विकास के बारे में लोगों को सोचना चाहिए। उन्होंने कहा है कि एक और आजादी की लड़ाई लड़ने का समय आ गया और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि स्वतंत्र भारत को नई दिशा में चलने की जरूरत है। उन्होंने महाराष्ट्र के सरकोली में आयोजित बीआरएस बैठक में मुख्य टिप्पणियां करी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने तुलजापुर में तुलजा भवानी अम्मा के दर्शन किए और मन्नतें अर्पित करी है। तेलंगाना में विकास संभव है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं है। केसीआर ने कहा है कि कुछ लोग आलोचना करते हैं कि बीआरएस बीजेपी के लिए एक टीम के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीआरएस किसानों और कमजोर वर्ग की टीम होगी। उन्होंने कहा कि बीआरएस केवल किसानों के पक्ष में खड़ी है। उन्होंने कहा कि वह अब की बार किसान सरकार के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जब तक किसान एकजुट नहीं होंगे तब तक समस्या वैसी ही रहेगी। तेलंगाना की पार्टी है, बीआरएस तेलंगाना की पार्टी नहीं है। बीआरएस भारत बदलने का, भारत परिवर्तन का एक मिशन है। ये राष्ट्रीय पार्टी है। बड़े अजीब अजीब सवाल आते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं। हम जब पंडरी दर्शन के लिए जब वहां से निकले, कितने लोग क्या क्या कह रहे हैं, आपने अखबारों में देखा, टीवियों में भी सुना। हाँ, आ जाए जरूर, दर्शन करे, लेकिन राजनीति ना करे। हम आके दर्शन कर रहे। पंढरीपुर में मेरे पीछे कई पत्रकार पड़े थे, मैंने वहां मुंह नहीं खोला, कुछ कहा भी नहीं उनको। वो नाराज भी हो गए मुझसे, लेकिन मैंने वो पुण्यस्थली है, क्षेत्र है, तब वहां मैंने कुछ राजनीति नहीं कहा, लेकिन यहां जरूर कहूंगा। मेरा एक बात है, मुझे समझ में नहीं आता, अभी अभी हम शुरू हुए महाराष्ट्र में, इतना आक्रोश क्यों है इतने सारे पार्टियों में, इतनी घबराहट क्यों है, हड़बड़ी क्यों है, इतना आक्रोश इतने छोटी पार्टी के लिए। 3-4 महीने ही हो गए हम यहां शुरू होके, कोई पार्टी हमें नहीं छोड़ रहा है। भाजपा एक वक्तव्य है, कांग्रेस का एक वक्तव्य है। कांग्रेस ने हमको बीजेपी का बी टीम करार दिया, बीजेपी ने हमको कांग्रेस का ए टीम का करार दिया। ये पता नहीं ये टीम कहां से आते हैं। हम किसी का टीम नहीं है। हम टीम है तो किसानों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यक का और दलितों का टीम है। इस बात से कोई घबराए नहीं। हम अगर टीम है, जैसा बालके जी ने कहा, पक्का पहली बार हिंदुस्तान में कई कई लोग कई कई नारे दिए। सिर्फ बीआरएस ही इकलौता एक ही पार्टी है जिन्होंने दिल फाड़ के कह दिया कि अब की बार किसान सरकार। पहले कोई पार्टी ने इस बात नहीं कहा। क्यों नहीं कहा भाई? 60% लोग तो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। किसान को और कामगार को जोड़ दो तो 60% से ज्यादा हो गए। अब इन लोगों को डर लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केसीआर के परिवार की जमकर आलोचना करी है और उन्होंने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित मेरी बूथ सबसे मजबूत नामक अभियान कार्यक्रम में भाग लिया है। इसी मौके पर प्रधानमंत्री ने देश भर में उत्तराधिकार की राजनीति की आलोचना करते हुए बीआरएस पार्टी का जिक्र किया। उन्होंने आह्वान किया कि अगर केसीआर की बेटी का भलाई करना चाहते हैं तो बीआरएस को वोट दे, अगर आपका परिवार की भलाई और उन्नति चाहते हैं तो बीजेपी को वोट दे। और इसी मौके पर मोदी ने अन्य विपक्षी दलों की भी आलोचना करी है। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मेरे देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। मंत्री केटीआर ने तेलंगाना राज्य की शहरों, कस्बों और नगर पालिकाओं में बरसात के मौसम की योजनाओं पर नगर पालिका विभाग के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा करी। और देखा जाए तो इसी अवसर पर मंत्री ने बारिश के मौसम के दौरान हैदराबाद शहर में किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए राज्य के नगर निगम अधिकारियों द्वारा
किए गए कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी है। केटीआर अधिकारियों को निचले इलाकों की पहचान करने और अन्य व्यवस्थाओं के साथ साथ उन क्षेत्रों में आवश्यक जल निकासी पंप स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने सुझाव दिया है कि अधिकारियों की पहली प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में जानमाल का नुकसान न हो। मानसून के अलावा मंत्री केटीआर ने जीएचएमसी में हाल ही में खोले गए वार्ड कार्यालयों के कामकाज पर विशेष रूप से चर्चा करी और मंत्री ने अधिकारियों को सलाह दी है कि वार्ड कार्यालयों की व्यवस्था अभी प्रारंभिक अवस्था में है और इस संदर्भ में आने वाली चुनौतियों का समय समय पर समाधान किया जाना चाहिए। इस दिशा में जोनल आयुक्त और उपायुक्तों को विशेष पहल करते हुए हर दिन जमीन स्तर पर वार्ड कार्यालय व्यवस्था का दौरा करने और इसी की विशेष निगरानी करने को कहा है। मंत्री केटीआर ने जीएचएमसी अधिकारियों को शहर के नागरिकों द्वारा वार्ड कार्यालय प्रणाली का व्यापक उपयोग करने और वार्ड कार्यालय प्रणाली से संबंधित प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए विशेष रूप से एक सूचना प्रौद्योगिकी टीम बनाने के निर्देश दिए हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में जीत के लक्ष्य को लेकर सभी नेताओं को एक साथ लाने के लिए दिल्ली स्थित एआईसीसी कार्यालय में बैठक हुई और नेताओं ने करीब 2.5 घंटे तक भविष्य की रणनीति पर चर्चा करी है। खबर है कि पार्टी नेतृत्व ने 120 दिनों तक कड़ी मेहनत करने और कर्नाटक की रणनीति अपनाने का सुझाव दिया है। पता चला है कि केसीआर ने अतीत में किए गए वादों को पूरा नहीं किया और नेताओं ने सुझाव दिया कि उन्हें व्यापक रूप से लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में चुनावी गतिविधि शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में अपनाए गए सूत्रों को तेलंगाना में भी अपनाया गया है और उन्होंने कहा कि बूथ स्तर से लेकर राज्य स्तर तक पार्टी के सभी पद भरे जाएंगे। उन्होंने बताया कि सभी प्रमुख नेताओं ने मिलकर काम करने का फैसला किया है। माणिकराव ठाकरे ने प्रदेश कांग्रेस नेताओं के बीच मतभेद पर प्रतिक्रिया दी। ठाकरे ने कहा कि 2.5 घंटे की बैठक में सभी मामलों पर चर्चा हुई। एआईसीसी अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी ने सभी नेताओं के अनुरोधों को शांतिपूर्वक सुना है और समाधान सुझाए हैं। जो तेलंगाना की जनता का पैसा है वो पूरी तरह लुटाया जा रहा है अपने पार्टी का, अपने खुद का, अपने फैमिली के लिए। तो तेलंगाना की जनता नाराज है। जो हमारी सोच है, सोनिया जी गांधी ने तेलंगाना जनता की आवाज़ सुनकर तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा दिया। उस वक्त सोनिया जी का जो मकसद था वो तेलंगाना की जनता, जहाँ पर बहुत बड़े तादाद पे एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, बहुत बड़ा तबका गरीबी से जूझ रहा है, उनको मदद करने के लिए तेलंगाना अलग बनाया था। लेकिन आज तेलंगाना की स्थिति 10 साल के बाद कुछ उसमें परिवर्तन तो आया नहीं, लेकिन लगातार केसीआर जी की तरफ से, बीआरएस की तरफ से तेलंगाना की लूट हो रही है और जनता ये चाहती है कि वहाँ का बदलाव हो। और इसीलिए सभी नेताओं ने एक साथ होकर, सभी कार्यकर्ताओं ने एक साथ होकर जनता के पास जाना चाहिए, घर घर जाना चाहिए। और जो भी हम जनता के लिए हमारी गवर्नमेंट आने के बाद करने वाले हैं उसके बारे में सबसे पहले घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तेलंगाना कांग्रेस की है। उसी के लिए आप सिस्टम बनाइए। बड़े तेजी के साथ हमें आगे जाना है। जो अभी परिस्थितियां बदली है, जिसके कारण पूरी तरह तेलंगाना की जनता कांग्रेस में विश्वास करके कांग्रेस की ओर देख रही है कि कांग्रेस इस तेलंगाना के लिए, तेलंगाना की जनता के लिए अच्छी उन्नति की राह लेके आएंगी। तेलंगाना का विकास होगा, हर समाज को, जो दबके हुए समाज का विकास होगा, ये उम्मीद तेलंगाना में जगी है। दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक जून में लग चुकी है और मानसून शुरू होने के बाद अब तक तेलंगाना व हैदराबाद के ज्यादातर क्षेत्रों में झमाझम बारिश दर्ज करी गई है। किसानों को काफी हद तक राहत मिल रही है, जो जून के पहले सप्ताह में बारिश नहीं होने से चिंतित है। धान की फसल के साथ धान की बुआई के लिए सभी मौसम उपयुक्त नहीं है और इसी बीच 1 महीने पहले हुई बारिश के कारण मंडल के अंतर्गत कुर्मागुड्डा, मेडिपल्ली, बौल और कुर्मीगुड्डा टांडा में किसानों के कपास के बीज लगाए। बादल छाए रहने के कारण बारिश या कपास के अंकुर सूख रहे हैं। किसान चिंतित है, कुछ स्थानों पर उन्हें वास्तविक अंकुर नहीं दिख रहे हैं। 5 दिन पहले हुई मध्यम बारिश के कारण जो बीज अंकुरित नहीं हुए उन्हें दोबारा रोपा गया। हालांकि हर 2 दिन में घने बादल छाने के बावजूद बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरने के किसान संघर्ष कर रहे हैं।
वही पिछले साल इसी समय कुर्मागुड़ा, मेडिपल्ली मॉल और कुर्मा तांडा में कुल 150 एकड़ में धान की खेती की गई थी, लेकिन इस बार बारिश नहीं होने से बुआई की कोई संभावना नहीं है। कृषि अधिकारियों के मुताबिक पिछले साल 853 एकड़ में जवर, तुअर और कपास की खेती की गई थी, लेकिन इस बार कम से कम 50 एकड़ में खेती नहीं की गई। किसान चिंता जता रहे हैं। मृगशिरा के बाद भी धूप के प्रभाव से धान सूख रहा है। हैदराबाद के सीमावर्ती क्षेत्र के किसान ने कहा, हमने 1 महीने पहले अपने 3 एकड़ में कपास के बीज के 6 पैकेट 6,500 रुपए में खरीदे थे। जुताई पर 6,000 रुपए, खाद पर 14,500 रुपए और मजदूरी पर 3,000 रुपए खर्च किए। बारिश नहीं होने के कारण हम 2,000 रुपए के कपास के बीज और लाए और बोए। पहले लगाए गए कपास के पौधे सूख रहे हैं। अगर बारिश नहीं हुई तो पूरी फसल सूखना तय है। दक्षिण पश्चिम मानसून अप्रतिशत तरीके से चल रहा है। आईएमडी के एक अधिकारी ने कहा, देश के लगभग 80% हिस्से में मानसून फैल चुका है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण मानसून बहुत तेजी से देश के विभिन्न हिस्सों में फैल गया है। रविवार को मानसून दिल्ली और मुंबई पहुंच गया। ऐसा बदलाव करीब 62 साल बाद हुआ है। दरअसल मानसून 11 जून को मुंबई और 23 जून को दिल्ली तक फैल जाएगा, लेकिन मानसून दोनों महानगरों में एक ही दिन पहुंचा। इस साल नई प्रणाली के अंतर्गत मानसून पूरे देश में फैल गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने घोषणा की है, दक्षिण पश्चिम मानसून ने लगभग 62 वर्षों के बाद मुंबई और दिल्ली शहरों में एक साथ दस्तक दी है। यह घटनाक्रम इसलिए हुआ क्योंकि मानसून मुंबई में 2 हफ्ते देर से और दिल्ली में 2 दिन पहले पहुंचा। आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा, 21 जून 1961 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। उधर मानसून के विस्तार के साथ ही विभिन्न राज्यों में बारिश तेज हो रही है। पहले से ही असम बाढ़ में फंसा हुआ है। हाल ही में छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और अन्य राज्यों में भारी बारिश हो रही है। असम में बाढ़ का स्तर थोड़ा कम हुआ है। बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या 2,71,582 हो गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के जवानों ने 123 नागरिकों को बचाया। उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य सरकार सतर्क हो गई है। आने वाले दिनों में बारिश की तीव्रता बढ़ने की संभावना है। हैदराबाद में भारी बादलों, सामान्य श्रेणी में हवा के दबाव, पश्चिम दक्षिण पश्चिम से बहने वाली नम्र हवा दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी हैदराबाद ने तेलंगाना के लिए पीला अलर्ट जारी कर लिया है। राज्य भर में आंधी, बिजली गिरने और तूफान की भी संभावनाएं जताई गई है। पूर्वानुमान के मुताबिक तेलंगाना के कुमरमभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भूपालपल्ली, वरंगल, हनुमकोंडा जिले में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। बीजेपी विधायक इटेला राजेंद्र ने कहा है कि सभी किसानों को सोच रहे हैं कि केसीआर को इस बार वोट नहीं देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना के ग्रामीण इलाकों में इस बात की काफी चर्चा हो कि बीआरएस की हार सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि केसीआर देश को तेलंगाना मॉडल देने की बात कर रहे हैं। पहले ये बताते हैं कि तेलंगाना को केसीआर ने क्या दिया है। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों के लोगों को लग रहा है कि अगर केसीआर दोबारा सत्ता में आए तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेतृत्व का पूरा फोकस तेलंगाना पर है। बीआरएस एमएलसी पार्टी कौशिक रेड्डी ने कहा है कि इटेला दंपति ने प्रेस वार्ता में जो कहा है कि वह सब झूठे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हुजूराबाद में शहीद स्तूप को नगरपालिका के प्रस्ताव के अनुसार सड़क चौड़ीकरण के तहत तोड़ा गया था और इससे उनका जो कोई लेना देना नहीं है। कौशिक रेड्डी ने याद दिलाया कि प्रस्ताव इटेला को भी भेजा गया था, जो एक विधायक है, और उन्होंने इसकी मंजूरी भी दी है। कौशिक रेड्डी ने आरोप लगाया कि यह कई बार साबित हो चुका है कि यह इटेला राजेंद्र ही है जो हुजूराबाद में हत्या की राजनीति कर रहा है। और कौशिक रेड्डी ने पूछा कि इटेला राजेंद्र, जिनका घर भी अच्छी हालत में नहीं था, ने सैकड़ों करोड़ खर्च करके 5 एकड़ का प्लॉट कैसे बनाया। उन्होंने दलितों, बीसी और आदिवासियों की जमीनें हड़पने का इटेला पर आरोप लगाया। कौशिक रेड्डी ने कहा कि जब तक वह इटेला राजेंद्र को हरा नहीं देते तब तक चीन से नहीं बैठेंगे। इटेला जानते हैं कि उनकी हार होने वाली है, इसलिए सभी दलों से सलाह मशविरा करते हैं।
ओयू के छात्रों ने मांग करी है कि यदाद्री भुवनागिरी जिले को दिया गया एक मेडिकल कॉलेज रामनापेट शहर में स्थापित किए जाने की मांग करी है। छात्रों ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के सामने इस आशय की तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन करा है। रमनापेट में जो हर तरह से मेडिकल कॉलेजों के नियमों के अनुकूल है, छात्रों ने मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने याद दिलाया कि पूरे जिले की किसी भी दुर्घटनाओं, प्रसव और अन्य चिकित्सा आवश्यकताओं को रमनापेट अस्पताल में लाया जाता है और अभी भी प्रति माह 101 प्रसव हो रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आसपास के मंडलों और गाँव से प्रतिदिन 400 से 500 लोग इलाज के लिए आते हैं। ओयू के छात्रों ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त करी कि विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले इसी अस्पताल का अब तक कोई विकास नहीं हुआ है। आरएस प्रवीण कुमार ने कहा है कि मंत्री फुवाड़ा अजय कुमार की 1000 करोड़ की जमीन पर कब्जा किया और एक आरटीआई कार्यकर्ता ने मंत्री फुवाड़ा पर एक किताब लिखी है जिसमें अजय कुमार द्वारा दी गई अनियमितताओं के सबूतों को दर्शाया है। आरएस प्रवीण कुमार ने कहा कि मुफ्ती पुलिस आई और उक्त आरटीआई कार्यकर्ता को अपहरण किया है। उन्होंने कहा कि आरटीआई कार्यकर्ता को अवैध तरीके से गिरफ्तार कर 20 दिनों तक जेल में रखा गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में तानाशाही शासन चल रहा है। पुलिस और सरकार भारत के संवैधानिक कानूनों को कोई महत्व नहीं दे रहा है। बकरीद से पहले हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने सालार जंग म्यूजियम में समन्वय बैठक करी है। उन्होंने सुयाद्रा सभा में मुस्लिम मौलवियों और जनप्रतिनिधियों ने पुलिस से सड़कों को साफ रखने के लिए जानवरों के अंगों का उचित स्थानों पर फेंकने की अपील करी है। इसी मौके पर उन्होंने शांति समिति के सदस्यों ने कहा कि भाग्यनगरम की गंगा जमुना तहजीब की रक्षा करना, शांति बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारियां हैं। बैठक में जीएचएमसी की संयुक्त शैलजा ने जीएचएमसी द्वारा उठाए जा रहे स्वच्छता उपायों की जानकारी दी। शैलजा ने कहा कि कूड़े के थैले तैयार रखे जाएंगे और उनके सभी अधिकारी आपकी सेवा में रहेंगे। तेलंगाना तेलुगु देशम के अध्यक्ष कासानी ज्ञानेश्वर मुदिराज ने खुलासा कराया कि टीडीपी बस यात्रा पूरे तेलंगाना में 119 विधानसभा क्षेत्रों को करेगी और उन्होंने कहा कि यह बस यात्रा 5000 किलोमीटर तक चलेगी। यह बस यात्रा टीडीपी को अगला चुनाव जीतने के मकसद से की जा रही है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बड़े पैमाने पर सफल होने का आह्वान किया है। शहर के एनटीआर भवन में खम्मम और जर्राबाद संसदीय क्षेत्रों के पार्टी नेताओं के साथ बैठक करी। इसी मौके पर कसानी ने कहा कि राज्य के 17 संसदीय क्षेत्रों में बस यात्रा के लिए रूट मैप तैयार किया गया है। इसी रूट मैप के मुताबिक बस यात्रा के दौरान कहां नुक्कड़ सभाएं और बैठकें होनी है, इसी का शेड्यूल बनाया जाएगा। ऐसी स्थिति में जहां राजनीतिक मनमुटाव है, उस जिले के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने मतभेदों को दूर करने और टीडीपी की प्रतीक्षा को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने का निर्देश दिया गया। किसान ज्ञानेश्वर मुदिराज ने सुझाव दिया कि आने वाले चुनाव में संयुक्त खम्मम जिले की अधिकांश सीटों पर टीडीपी का झंडा फहराया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में रंगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली मंडल के कोंडाकल में भारत की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री मधार रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया। राज्य सरकार की ओर से उन्होंने मेधा सर्वो समूह और तेलंगाना में इसके विस्तार के लिए पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया और विश्वास जताया कि यह स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगा। चंद्रशेखर राव ने उद्घाटन के बाद कारखाने के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वह कंपनी के संस्थापकों कश्यप रेड्डी और श्रीनिवास रेड्डी द्वारा बनाई गई अत्याधुनिक सुविधा से प्रभावित है। उन्होंने इसे गर्व का क्षण बताया क्योंकि तेलंगाना के दोनों बेटों ने पूरी दुनिया को रेल कोचों की आपूर्ति करने के लिए इतनी बड़ी विनिर्माण सुविधा स्थापित की है। केसीआर ने कहा कि किसी भी राज्य या देश की प्रगति के लिए एक अनुकूल इकोसिस्टम होना चाहिए और टीएस आईपीएस ने तेलंगाना में औद्योगिक विकास के लिए ऐसा इकोसिस्टम बनाया है। रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना के कारण आसपास के क्षेत्रों में कई सहायक उद्योगी भी आ रहे हैं और स्थानीय लोगों के लिए अधिक रोजगार पैदा हो रहे हैं। एक संयुक्त उद्यम में तेलंगाना स्थित मेधा सर्वो ग्रुप और स्टैडलर रेल ने 1000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ कोंडाकल में रेलवे कोच निर्माण की स्थापना की। मंत्री केटीआर रामाराव ने
नेतृत्व के उद्योग विभाग हैदराबाद में भारत की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री की स्थापना के लिए इतने बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने में सफल रहा। इसके बावजूद कि केंद्र के उदासीनता बरती और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत काजीपेट में रेल कोच फैक्ट्री स्थापित करने के अपने वादे से पीछे हट गया। कोच फैक्ट्री लगभग 25 एकड़ में स्थापित की गई है और इसे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। तेलुगु राज्यों में संचालित होने वाली 2 वंदे भारत ट्रेनों के लिए घटकों के निर्माण के अलावा सुविधा ने पहले ही रेलवे को 160 कोचों की आपूर्ति की थी। मेधा सर्वो समूह 75 एकड़ में एक वैगन विनिर्माण इकाई स्थापित करने की भी योजना बना रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जनवाड़े संगप्पा ने कहा है कि केसीआर तेलंगाना की जनता के पैसे से महाराष्ट्र में हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने इसी बात पर आपत्ति जताई कि केसीआर भगवान के दर्शन के लिए नहीं गए। हैदराबाद शहर से शुरू होकर राज्य की सीमा तक केसीआर 600 कारों का काफिला ट्रैफिक समस्या से लोगों का बुरा हाल हुआ है। खास करके एम्बुलेंस जाम में फंस गई और उन्होंने ये भी सवाल किया है कि क्या लोगों के पैसे से सरकारी कारों में डिजिटल भरकर बीआरएस झंडा लगाकर जाते समय नहीं आई है। केसीआर के मंत्रिमंडल के 14 सदस्यों को लेकर और यहाँ शासन की स्थिति कैसी होगी। संगप्पा ने आरोप लगाया कि कैबिनेट में कोई भी स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है और कुछ लोग केसीआर के परिवार के गुलामों के रूप में काम कर रहे हैं। 1996 से 1998 बैच के कई अधिकारी जिन्हें डीएसपी के रूप में पदोन्नत किया गया था, वे डीजीपी की शिष्टाचार मुलाकात करी है और इसी से पहले ने डीएसपी के रूप में पदोन्नत होने का प्रमाण पत्र सौंपा गया है। इसी अवसर पर पिंगली प्रशांत रेड्डी, हरिप्रसाद, लक्ष्मी नारायण और किशन कुमार जिन्हें डीएसपी के रूप में पदोन्नत किया गया है, डीजीपी अंजनी कुमार ने आदेश की प्रतियां दी है कि उन्हें बधाई दे। इन चारों ने सर्वोत्तम सेवाएं करी और अनेक सेवाएं योजनाएं प्राप्त करी। उन्हें पूर्व में केंद्र सरकार से उत्कृष्ट सेवा योजना भी मिल चुकी है और इसी के अतिरिक्त उन्होंने सेवा में कई कठिन मामलों को हल किया और वरिष्ठों से प्रशंसा प्राप्त करी है। फाउंडेशन के अध्यक्ष बालकृष्ण गुरुस्वामी ने कहा है कि अखिल भारत गौ सेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में गाय की महानता को सामने लाया जाएगा। गो उत्पादों और गो आधारित कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। अखिल भारतीय गौ सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष बालकृष्ण गुरुस्वामी ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करी और उन्होंने कहा कि 6 अगस्त को सुबह 9 बजे वह सिकंदराबाद में महिमामयी मां महाकाली का आशीर्वाद लेंगे और पदयात्रा पर निकलेंगे। उन्होंने कहा कि वह तेलंगाना, एपी और तमिलनाडु में 100 से अधिक स्वामियों के साथ 25 दिनों तक 790 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे। मुदिराज संघ के नेताओं ने एमएलसी पार्टी कौशिक रेड्डी के खिलाफ डीजीपी से शिकायत करी है और उन्होंने ये भी कहा कि इसी महीने की 22 तारीख को हुजूराबाद में मुदिराज जाति का अपमान किया है। उन्होंने डीजीपी से कौशिक रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है। मुदिराज जाति का अपमान करने वाले कौशिक रेड्डी को कड़ी सजा देने की डीजीपी ने अपील करी और एक ही कैमरामैन को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके अपमानित किया है। उन्होंने कहा कि वह इसी मामले की शिकायत राज्यपाल से भी करेंगे। उन्होंने कहा कि डीजीपी ने उनकी शिकायत पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में कौशिक रेड्डी को सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने मांग करी कि कौशिक रेड्डी को एमएलसी पद से हटाया जाए। कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया की नेशनल इंटरनेशनल काउंसिल 2023 की बैठक 1 और 2 जुलाई को होगी और यह बैठक HICC नोवाटेल में आयोजित की जाएगी। इसी बैठक में अंतर्राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी में नवीनतम प्रगति की सूचना दी जाएगी। NIC के अधिकारियों ने कहा है कि वे टिप्स और उपयोग के बारे में सीखने और एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए इसी मंच की स्थापना कर रहे हैं। Abnormalities, we are doing lot of things: ASD, VSD, PDA closure, valve replacements of aortic and mitral valve and pulmonary valve, and these are all requiring lot of time to gain confidence. And after DM, when we practice for next 20 to 25 years, every year we have to update ourselves, and this is the platform which gives us a occasion to express our views and learn from the various procedures. Dr. Sridhar has worked very hard for the last 6 months, and to gather a crowd of almost 3,000 cardiologists, as he's told already, to become a cardiologist it requires almost 13 to 15 years. So all of them are coming. He has globally advertised the procedure conference, and we are getting almost 30 to 40 international faculty
who will be performing and delivering their skills and teaching us about this. हैदराबाद में कई जगहों पर भारी बारिश हुई है। शाम को खैरताबाद, लकड़ी का पुल, नामपल्ली, संतोष नगर, चंपापेट, सैदाबाद, सरूर नगर, समीरपेट और निजामपेट में जमकर बारिश हुई है। इसी क्रम में बाचपल्ली, कुकुटपल्ली, हैदरनगर, ओल्डविन कॉलोनी और विवेकानंद नगर और कई अन्य इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण लोगों और वाहन चालकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर बारिश का पानी सड़कों पर पहुंच गया है। इससे भयंकर ट्रैफिक जाम हो गया और कार्यालय, स्कूल और कॉलेज बंद हो रहे हैं। तभी बारिश शुरू हो गई और इसी के चलते वाहन चालकों, लोगों को और छात्रों को बारिश के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।